आज का वीडियो शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी रीट लेवल 1 और 2 के छात्र और छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मनोविज्ञान, शिक्षा में मनोविज्ञान का महत्व आपको रीट लेवल 1 या 2 में शिक्षा के साथ मनोविज्ञान को जोड़ा गया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है? फिजिकोलॉजी, मनोविज्ञान। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ दार्शनिकों के बारे में जानना होगा। तो राजनीति विज्ञान हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या आपकी सोशियोलॉजी हो, समाज शास्त्र, जो इनसे जुड़े हुए समाज शास्त्री और राजनीतिक विज्ञ, तो उनको दार्शनिक कहा जाता है। दार्शनिक यानी किसी भी चीज का दर्शन कराना, उसका अध्ययन कराने वाला व्यक्ति अपनी अधिकल्पनाएं, अपनी परिभाषाएं, अपने आदर्श प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति फिलोसोफर कहलाता है। तो चाहे वो पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो सोशियोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, इसके बीच ही दर्शन शास्त्र आता है। दर्शन शास्त्र और एक नीति शास्त्र। तो ये ऐसे विषय हैं जो राजनीति विज्ञान की आप बात करें तो राज्य से संबंधित, राज्य व शासकों से, शासन से संबंधित नियम कानून या उनके दार्शनिक यानी विचारधाराएं जो जिस विज्ञान में जिनका वर्णन किया गया है वो राजनीति विज्ञान कहलाती है, पॉलिटिकल साइंस कहलाती है। और हमारे समाज के बारे में कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आज आप, मैं और हमारा देश, हमारा पूरा विश्व का हर एक व्यक्ति सबसे पहले सामाजिक प्राणी है और बिना समाज के मनुष्य पशु के समान होता है। ये अरस्तु और प्लेटो ने, ये दार्शनिक हैं अरस्तु और प्लेटो, जिन्होंने राज्य, समाज और दर्शन शास्त्र के बारे में
अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए। जिस समय वे राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र से जुड़े हुए पहलुओं का अध्ययन कर रहे थे, उस समय ही आपके मनोविज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन मनोविज्ञान कहलाता है। तो मनोविज्ञान यानी फिजिकोलॉजी आज शिक्षा में के क्षेत्र में एक शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सपोज कीजिए आज मैं आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और आप जो सभी छात्र या छात्राएं भारी मात्रा में बैठे हुए हैं, अब मुझे कोई टॉपिक आपको समझाना है, तो पहले मुझे आप सभी की स्थिति के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि आपका लेवल क्या है, आपका स्तर क्या है। अगर मैं आपका बिना लेवल जाने हुए सीधा अगर मैं आपको शिक्षा देने लग जाऊं, तो वो शिक्षा या वो टॉपिक पढ़ाने लग जाऊं, तो वो फिर अर्थहीन है। क्यों? क्योंकि जब तक प्रत्येक छात्र या छात्रा के मनोवैज्ञानिक तरीके से मेरा दर्शन प्रभावी नहीं होगा, तब तक वो मुझसे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। तो हम रात दिन देखते हैं और पढ़ते हैं कि एक बच्चे का, एक बालक का सबसे पहला विकास उसके परिवार में होता है। वो अपने परिवार में जो आचरण देखता है, अपनी मां के, अपने पिता के, अपने भाई के, अपने बहन के, तो उसी प्रकार उसके विकास होता है। उसका ग्रोथ जो है, उसकी वृद्धि है, वो उसी तरह विकसित होती है। उसकी मनोस्थितियां जो आपके उसके परिवार में चल रहा होता है, वो उसके पटल पर इस तरह से अमिट छाप छोड़ जाती हैं कि वो फिर उनका आचरण करने लगता है। तो आपने देखा होगा कि एक राजनेता का पुत्र की रुचि राजनीति में होगी, एक अभिनेता, एक एक्टर के पुत्र और पुत्री की रुचि कहां पर होगी? अभिनय में होगी। तो पहले आपने प्राचीन काल में देखा होगा कि साहूकार का बेटा साहूकार ही बनता था, राजा का बेटा राजा ही बनता था। ये सब वंशानुगत क्रम था और इस तरीके से हमारे समाज में, हमारे राज्य में राजतंत्र चलता था कि राजा का बेटा राजा होता था। तो वो क्रम क्या था? हमारा वंशानुगत। इसी तरीके से जो गुरुकुल होते थे, पहले जो
शिक्षा ग्रहण करता था तो उस समय ब्राह्मण जो थे वो गुरुकुल में शिक्षा देते थे और वहां पर क्षत्रियों के जो बच्चे होते थे उनको ही प्राथमिकता दी जाती थी। बिना उनकी योग्यता, उनकी मनोस्थिति को पहचाने बिना उनको उनके कुल से संबंधित सीधा एडमिशन ले लिया जाता था, प्रवेश दे दिया जाता था। तो वो क्रम वंशानुगत चलता गया। लेकिन आज टेक्नोलॉजी और शिक्षा के क्षेत्र में आप देखते हैं कि एक शिक्षक तभी एक छात्र के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर सकता है जब उसमें उस बालक की, उस छात्र की मनोस्थिति को पढ़ने की सामर्थ्य हो और वो एक एक अच्छा शिक्षक कहलाता है। देखिए, पढ़ा तो मैं भी रहा हूं, पढ़ा कोई और भी रहा है, लेकिन मेरे पढ़ाने से जो मैं जिनकी मनोस्थिति को समझता हूं या जो मेरी मनोस्थिति को समझते हैं उनको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है और किसी और की मनोस्थिति को वो अच्छी तरीके से पहचान जाते हैं। जो शिक्षक उनकी मनोस्थिति को पहचान जाता है वो उनके लिए बेस्ट टीचर होता है। तो कहने का मतलब यह है कि मनोविज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान ही सबसे शिक्षा में आजकल सबसे जरूरी है। उसका कारण है कि आज जो हमारे प्रगतिशील समाज है और हम जिस तेज गति से प्रतियोगी परीक्षाओं में संघर्ष कर रहे हैं, उनमें प्रतिभाओं को कैसे पहचाना जाए? क्या जिस पद के लिए रिक्वायरमेंट दी गई है वो जो भर्ती की जा रही है वो स्टूडेंट उससे उस पात्रता को रखता है या नहीं, और पात्रता भी रखता है तो क्या उस पर वो खरा उतरता है या नहीं? ये सब चीजें यानी प्रैक्टिकली रूप से आजकल जो है तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, इसलिए मनोशिक्षा शिक्षा में मनोविज्ञान को जोड़ा गया है। आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि साइकोलॉजिकल अगर इफेक्ट आप अच्छा डाल देते हैं तो एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। तो सबसे पहले जब आपकी किसी भी कक्षा में विद्यार्थियों को कोई लेक्चर देने जाओगे तो आप में आत्मा का बल होना चाहिए, यानी आत्मबल है या नहीं, और जिस टॉपिक को आप लेकर के जा रहे हैं उससे जुड़े हुए सारे पहलुओं को आप जानते हैं या नहीं। इसलिए आज शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी भर्ती निकलती है तो उसमें मनोविज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न आपको जरूर पुटअप होते हैं। अब सबसे पहला जो आपका टॉपिक दिया गया है वो वृद्धि और विकास। वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास, विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट।
तो वृद्धि क्या है? वृद्धि और विकास। तो सबसे पहले विकास, डेवलपमेंट, यानी एक बालक का सर्वांगीण विकास बेहद जरूरी है। और वो पहली शिक्षा जो पाता है बालक, वो अपने परिवार से पाता है। और दूसरा जो उसकी आचरण और शैक्षिक स्तर जो तैयार करता है, वो एक शिक्षक तैयार करता है। तो शिक्षक को उसकी मनोस्थिति को समझना, उसके साइकोलॉजिकल जो उस पर पढ़ाने से स्टूडेंट पर प्रभाव हो रहे हैं, क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, आप जब कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो कितने % स्टूडेंट उसे समझ पा रहे हैं, या उस लेवल से आप लेकर के चल रहे हैं या नहीं। तो अगर आप बेसिक से लेके चलते हैं तो आप देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका अच्छा है, उसकी नींव उतनी ही मजबूत होती जाती है। तो सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी एक फाउंडेशन नींव तैयार की जाती है, और उसके बाद फिर उसे एक एक स्टेप बाय उसे बेसिक वाइज उठाया जाना चाहिए। लेकिन आज शिक्षा के क्षेत्र में यह देखा जा रहा है कि आप किसी भी टॉपिक को उठा करके चल देते हैं, और चाहे वो स्टूडेंट उस लेवल का हो या ना हो। तो इसीलिए आज कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में स्टूडेंट्स उनकी क्वालिफिकेशंस यानी डिग्रियां होते हुए भी वो असफलता का मुंह देखते हैं। तो आज आपको सबसे पहले डेवलपमेंट के बारे में जानना आवश्यक है। और डेवलपमेंट एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? सार्वभौमिक प्रक्रिया, यूनिवर्सल प्रोसेस। देखिए, मैं एक टेक्निकल एजुकेशन रखता हूं, फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया और फिर एलएलबी की। तो इतनी सारी योग्यताएं होने के बावजूद आज मुझे जो रीट लेवल में आज जो वातावरण राजस्थान में पैदा हुआ है कि कई स्टूडेंटों ने आत्महत्या तक कर ली, तो उसका परिणाम साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको ना तो शिक्षा मिल पा रही है, ना रोजगार के अवसर मिल पा रहे हैं, क्योंकि उसका सर्वांगीण विकास शुरू से ही परिवार से लेकर के और वो जो शिक्षक के संपर्क में रहा, उसका विकास सही तरीके से नहीं किया गया, और उसमें निराशावादी नेगेटिव थॉट आ जाते हैं, और वो जो है सुसाइड तक कर लेते हैं स्टूडेंट। तो आज मैं सभी शिक्षक, भर्ती से जुड़े हुए स्टूडेंट, या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको भले ये आप मोटिवेशन वीडियो मान सकते हैं, और रीट लेवल फर्स्ट के स्टूडेंट इसे पहली सीढ़ी मान सकते हैं फिजिकोलॉजी की। जो ये टॉपिक है, मैं आपकी आज एक फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं। तो विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के और जीवन पर्यंत तक
लगातार चलती रहती है। एक मनुष्य के जन्म से और मृत्यु पर्यंत तक विकास की क्रिया कभी भी समाप्त नहीं होती। हम जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और एक जिज्ञासु है। चूंकि हम में सभी जीव जंतुओं में मनुष्य सबसे ज्यादा जिज्ञासु होता है। तो दार्शनिक अरस्तु ने समाजशास्त्र दर्शन में यह कहा था कि बिना समाज के मनुष्य एक पशु के समान है। उन्होंने क्यों कहा? अगर आप अपने आसपास के सामाजिक स्तर से नहीं जुड़े हुए हैं, आपका कोई स्टेटस नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है, तो फिर आप उस समाज से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। देखिए, एक उदाहरण देता हूं मैं कि यदि कोई मनुष्य कोई अपराध कर देता है, क्राइम कर देता है, तो उसे दंड के रूप में प्राइजन भेजा जाता है, जेल भेजा जाता है, कारावास दे दिया जाता है, उसे समाज से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्या उसने जो अपराध किया उस अपराध की उसको वही सजा नहीं मिली? हत्या करने वाले को मृत्यु दंड क्यों नहीं दिया जाता? उसे आजीवन कारावास दिया जाता है। उसको मनोस्थिति को, उसकी को समाज से बिल्कुल कट कर दिया जाता है और तब वो समझ पाता है कि उसने कोई क्राइम किया है। उसे उसके लिए उस बात की सजा मिल रही है कि आज वो उसके परिवार, उसके समाज से अलग है और वो उसके लिए असहनीय बन जाता है। जबकि उसे घर की तरह कारावास में खाना भी मिलता है, नहाने को भी मिलता है, लेकिन फर्क क्या है? उसकी स्वतंत्रता से उसको वंचित कर दिया जाता है। आई होप आप मेरे कहने का अर्थ समझ रहे होंगे। तो एक शिक्षक को मनोस्थिति के बारे में, स्टूडेंट के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। आज मैं आपको ये जो वीडियो बना रहा हूं, तो मुझे ये पहले से आभास होना चाहिए कि इसको हजारों भी देख सकते हैं, लाखों भी देख सकते हैं, और इसको बच्चे भी देखेंगे, इसको बच्चियां भी देखेंगी, इसको उनके अभिभावकगण भी देखेंगे। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यदि मैं ऐसे शब्दों के तरीके इस्तेमाल करता हूं उस टॉपिक के कि वो बात आप तक पहुंच जाए, आप उसको समझ जाएं और आपका अभिभावकगण भी उस चीज को समझ जाए कि हां, मेरे पुत्र या पुत्री को एक सही दिशा मिल रही है, सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग प्राप्त हो रही है, तो उसकी भी पॉजिटिव थिंकिंग हो जाती है और वो अपने बच्चे के प्रति सकारात्मक भाव से हो जाता है और वो उसकी प्रगति में सहायक होता है। अगर एक टीचर कहता है ये नालायक है अपने स्टूडेंट के बारे में, तो वो नेगेटिव थॉट छोड़ता है, न केवल उस बच्चे पर बल्कि उसके मां बाप पर भी नेगेटिव विचारधाराएं पनपती हैं और वो हताश हो जाते हैं। तो एक शिक्षक को सबसे पहले क्या जरूरी है? बच्चे की यानी बाल विकास, बाल वृद्धि और विकास के बारे में उसे पता होना चाहिए। और विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु पर्यंत तक चलती है। तो वृद्धि या विकास शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत करता है,
देखो, कई वृद्धि का अर्थ हम ये लेते हैं कि जैसे एक बालक बचपन से लेकर के धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसकी ऊंचाई, उसका भार, उसके संवेगात्मक परिवर्तन, उसकी सामाजिक मानसिक सारी स्थितियां उसके पारिवारिक स्तर के आधार पर चलती हैं। उसके बाद उसकी प्राइमरी प्रथम पाठशाला उसकी माँ होती है और उसके बाद उसकी दूसरी पाठशाला उसका शिक्षक होती है, जो उसके डेवलपमेंट को विकसित करता है। अगर वो अपने परिवार में सही तरीके के संस्कार प्राप्त नहीं कर रहा है या वो एक संस्कारित टीचर से नहीं पढ़ रहा है तो वो दिशा विहीन हो जाता है। हालांकि हर मनुष्य में बौद्धिक स्तर अलग अलग हो सकता है, लेकिन समझने की कैपेसिटी, क्षमता एक समान होती है। हाँ, फर्क इतना होता है कि मैंने जो बात इतनी लंबी कही है कोई बहुत शॉर्ट में ही समझ जाता है और कई स्टूडेंट्स के लिए उस चीज को गहराई तक समझाना पड़ता है। तो ये एक टीचर में सबसे पहला गुण होना चाहिए कि वो उसके स्टूडेंट की वृद्धि और विकास के बारे में क्या नॉलेज रखता है। तो वृद्धि से तात्पर्य, ग्रोथ का अर्थ क्या होता है, अभिवृद्धि या वृद्धि का अर्थ क्या होता है कि उसकी शारीरिक मापदंड यानी उसकी शारीरिक मात्रा का जो मात्रात्मक हम परिवर्तन का पता लगा लेते हैं वो उसकी वृद्धि कहलाती है। लेकिन मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ यदि उसके गुणात्मक परिवर्तन का भी विकास होता है या परिवर्तन होता है तो इसका मतलब है वृद्धि के साथ साथ उस बालक का विकास भी हो रहा है। तो एक सोरेनसन दार्शनिक हुए, मनोविज्ञानविद हुए, जिन्होंने अभिवृद्धि या वृद्धि को शरीर और अंगों की के भार और आकार में वृद्धि को ही उन्होंने वृद्धि कहा, मात्रात्मक परिवर्तन को ही उन्होंने वृद्धि कहा। तो मैंने क्या कहा कि मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ यदि आप में गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप में वृद्धि के साथ साथ आपका विकास भी हो रहा है। आई होप आप यहां तक की बात को समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले वृद्धि और विकास में हम बाल वृद्धि और विकास को देखते हैं, यानी एक बच्चे के भ्रूण अवस्था से लेकर के और भ्रूणावस्था से और प्रौढ़ अवस्था तक परिवर्तनों को देखते हैं हम, और ये एक शिक्षक के लिए बेहद जरूरी भी है। इसीलिए आपको फिजिकोलॉजी जोड़ा गया है। तो हम बायोलॉजी से संबंधित जुड़े हुए भी कुछ चीजें देखेंगे कि किस तरीके से डीएनए, आरएनए जो केंद्रक में पाया जाता है
उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में मैं ये समझाना चाहता हूं कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक परिवर्तन जो है वो वृद्धि, मापात्मक परिवर्तन वृद्धि कहलाते हैं, और गुणात्मक जो उनके साथ परिवर्तन होते हैं वो उस बालक का विकास कहलाते हैं। तो अब हम ये जो वृद्धि और विकास है वो मैंने क्या कहा, वंशानुगत एवं वातावरण मेरा कहने का अब तक आपने ये अर्थ समझा होगा कि मैंने शुरू में कहा था कि वंशानुगत, और अब मैं कह रहा हूं वातावरण, एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंटल। आपके आसपास का एनवायरमेंटल कैसा है, यानी बच्चे का, स्टूडेंट के आसपास का एनवायरमेंटल कैसा है, उसमें वंशानुगत लक्षण कैसे हैं, ये सब उसकी वृद्धि और विकास पर, उसकी वृद्धि और विकास इस चीज पर डिपेंड करते हैं। तो आज मैं केवल आपसे इस वीडियो में कहना चाहता हूं कि मैंने आज जो शिक्षा मनोविज्ञान का अपने तरीके से महत्व समझाया है, एक रीट में एक टीचर को वास्तविक तरीके से पहले मनोविज्ञान शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, एक फाउंडेशन तैयार करनी होगी। इस सब्जेक्ट के प्रति आपको बहुत सारी चीजें जो मैंने लिखी है, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र और नीति शास्त्र, इन सब के बारे में, और यहां तक कि आपको जीव विज्ञान तक के बारे में पूरी रुचि दिखानी होगी, तो आप फिजिकोलॉजी को सही तरीके से समझ पाओगे। और रीट लेवल फर्स्ट हो या सेकंड, मैं वादा करता हूं कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज का ये वीडियो शिक्षक भर्ती के सभी छात्र और मोटिवेशन के तौर पर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंटों के लिए मैं अपने चैनल पर डाल रहा हूं। तो आपको अगर ये पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और नए हैं वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।